मेरी भाभी रोज मुझे और भैया को मिल्क शेक बनाकर पिलाती। एक रोज भाभी ने मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया। हमारे माँ बाप चीखते रहे, मगर भाई और मैं कुछ ना कर सके। हमें ऐसे लगता जैसे किसी ने हमें रस्सी से बांध दिया हो। उसके बाद अचानक मुझे भाभी से और भाभी को मुझसे मोहब्बत होने लगी। मैं उन्हें अपनी बीवी के रूप में देखने लगा। एक रोज मुझे शक हुआ तो मैंने मिल्क शेक ना पिया। उस रोज तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब भाभी ने मुझे आज मैं पूरे 2 साल बाद अपने घर आ रहा था, वो ही घर जहां हम सब एक साथ रहते थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खोला और उल्टे कदमों वापस चला गया। यकीनन ये अनम भाभी ही थी। खैर, मैं घर में दाखिल हुआ तो ये जानकर मुझे हैरत हुई कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था, जबकि आसपास के घरों में रोशनी मुकम्मल थी और बिजली का कोई मसला उस वक्त नहीं था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या मसला है। मैंने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और फोन की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। देखा तो पूरा घर खाली था। घर साए साए कर रहा था। मुझे और ज्यादा हैरत हुई और परेशानी भी हुई। खुदा न खास्ता घर में कोई मसला तो नहीं हो गया। खैर, मैं चलता चलता भैया और भाभी के कमरे तक पहुंचा। देखा तो उनका दरवाजा अंदर से बंद था। अब जाहिर है अनम भाभी घर पर ही थी। दरवाजा उन्होंने ही खोला था, लेकिन उन्होंने मुझे मुड़कर देखा तक नहीं था। मुझे हैरत हुई कि इतनी बेनियाजी। अगर मैं ना होता, कोई और भी तो हो सकता था भाभी ने मुझसे ये तक ना पूछा कि कौन आया है और सीधे ही दरवाजा खोल दिया। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। साथ ही परेशानी भी हुई। खिड़की से देखने की कोशिश की तो अंदर कमरे की रोशनी जल रही थी और यकीनन अनम भाभी जाग रही थी। घर की तन्हाई देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब आज से कुछ अरसा पहले मैंने शादी में अनम को देखा था, जो 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत थी और उसकी बातें मिस्री से मीठी थीं। मैंने सोचा नहीं था कि कभी जिंदगी में उसे दूसरे रूप में देखूंगा। पहली नजर में ही मैंने उसे अपनी बीवी बनाने का इरादा कर लिया था। मैंने उसे अपने कजन मुजीब की शादी में देखा था। अनम की निगाहों में भी मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात थे। हम दोनों को जैसे पहली ही नजर में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, मगर हम दोनों के बीच में एक हिजाब कायम रहा। जिंदगी में कभी कभी कुछ लम्हात बड़े खूबसूरत होते हैं, मगर एक ख्वाब की तरह होते हैं। अनम से ये मेरी पहली मुलाकात आखिरी साबित हुई थी। उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उसे हासिल नहीं कर सका था। उन दिनों अम्मी और अब्बू मेरे भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि मेरे मुकद्दर में ये लिखा होगा। अम्मी ने बड़े भाई सुहेल के लिए एक लड़की को पसंद किया और मुझे साथ चलने को कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं उन दिनों अपने कामों में इतना मसरूफ हो गया कि मैं घर वालों को टाइम ही बहुत कम दिया करता था। खैर, भाई का रिश्ता हुआ तो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और अम्मी जब भाई की दुल्हन ब्याह कर घर लाईं और मैंने भाभी का चेहरा देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो अनम ही थी। अनम को भाभी के रूप में देखकर मेरा दिल कट सा गया था। मैंने एक ठंडी आह भरी और 3 दिन बाद घर से हमेशा के लिए निकल आया था। मैंने परदेश में आकर मेहनत मजदूरी की, अपना दिल लगाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अनम को भूल नहीं पा रहा था। मैंने दिल में पक्का अहद कर लिया था कि जब तक मेरे दिल में अनम के लिए जज्बात बहन जैसे ना हो जाएं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। एक घर में रहना, वो भी अपने बड़े भाई के साथ, और फिर उसकी बीवी के लिए ऐसे जज्बात रखना, ये एक गैर इखलाकी बात थी। 5 वक्त की नमाज और अल्लाह ताला की इबादत करके मैंने अपनी मंजिल पा ली थी। मुझे अल्लाह का कर्ब भी नसीब हो गया था। मैंने अनम को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था। अब मैं इस काबिल तो था कि उस घर में बिना किसी जज्बे के अपनी भाभी के साथ रह सकता था। इसलिए मैं 2 साल के बाद घर लौट आया। लेकिन जब मैं घर आया तो घर में ना ही मेरे माँ बाप थे और ना मेरा भाई मौजूद था। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था और भाभी ने दरवाजा खोला तो मुझसे ये तक ना पूछा कि मैं कौन हूँ। मुझे ये सब बड़ा अजीब सा लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी घर वाले कहाँ गए हैं। खैर, मैं कमरे में आकर लेट गया। माजी के दिनों को याद करके मेरा दिल कुछ अजीब सा हो गया, लेकिन मैं जानता था कि अब अनम के लिए मेरे दिल में वो जज्बात नहीं रहे। मैं चुपचाप लेटा रहा। ना जाने कब नींद आ गई। काफी देर के बाद आंख खोली तो घर में थोड़ी हलचल थी। देखा तो घर की बत्तियां जल चुकी थीं और भाई घर आ चुके थे। अनम अनम की आवाजें भी आ रही थीं। मैं आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। भैया मुझे देखकर खुश हो गए।
मैंने कहा, भाई मैं कब से घर आया हुआ हूँ, भाभी ने मुझे पूछा तक नहीं है। भाई ने तो शिकवा निगाहों से अनम को देखा, जिनमें अजीब सी वीरानी थी। वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, मगर मैंने उसे नजरअंदाज करना ही मुनासिब समझा था। भैया ने मुझे खाने पर आने का कहा था, वो भी कुछ परेशान ही लग रहे थे। घर का माहौल गैर मामूली सा था। खैर, मैंने दोनों के साथ खाना खाया। खाना खाते हुए मैंने अम्मा अब्बा की कुर्सी की तरफ देखा, जहां वो मौजूद नहीं थे। मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी उनके बारे में पूछते हुए, क्योंकि मैं किसी को बिना बताए ही घर से चला गया था। लेकिन बाद में मैंने फोन पर उन्हें बता दिया था कि मैं दूसरे शहर में आ गया हूँ। मैंने सोचा कि अम्मा अब्बा के बारे में सुबह पूछ लूंगा, हो सकता है वो कहीं गए हुए हों। सुबह उनसे मुलाकात हो जाएगी। वो रात मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारी। सुबह हुई तो घर फिर से खाली था। मैंने देखा तो घर में कोई भी नहीं था। मैं अम्मा अब्बा के बारे में जानना चाहता था कि वो कहाँ गए हैं। तब मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी, जहाँ अनम खड़ी थी। वो भी परेशान मुंह लटकाए हुए खड़ी थी, मगर वो शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी। अनम भाभी, अम्मा अब्बा कहाँ हैं? मैंने उसको नजरअंदाज करते हुए दूसरी तरफ मुंह करके पूछा था। वो पुराने घर चले गए हैं। पुराने घर? वो क्यों? मेरा लहजा धीमा सा था। आप जाकर उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा, मैं नहीं जानती। वो मुझे झुंझलाते हुए अंदाज में बोली थी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अम्मी की तरफ चलता हूँ। क्यों, नाश्ता नहीं करोगे? उसने मेरे करीब आते हुए पूछा था। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, और मैं अम्मा के घर जाकर ही पूछ लूंगा कि आखिर वो लोग ये घर छोड़कर क्यों गए हैं, और नाश्ता भी उन्हीं के साथ करूंगा। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल आया था। दूसरी गली में मौजूद मैं अपने पुराने घर आ गया था, जहाँ से हम शिफ्ट होकर उस नए घर में गए थे। दरअसल हमारा पुराना घर काफी छोटा था, इसलिए हम लोग नए घर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब अम्मा अब्बा का उस घर में जाना समझ में नहीं आ रहा था। मैं बरसों बाद अम्मा से मिलने गया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझसे प्यार करने लगी, पूछने लगी कि मैं कहाँ चला गया था। मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी एक मामूली सी गलती या गफलत ने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान बर्पा कर दिया था। खैर, उसे किस्मत का लिखा कह सकते हैं। मैंने माँ से कोई गिला नहीं किया। अम्मा अब्बा ने मुझ पर गुस्सा भी किया था कि मैं उनकी इजाजत के बगैर दूसरे शहर चला गया था। कुछ देर बाद मैंने उन्हें मना लिया था। वो भी मुझे याद करके बहुत रोते थे। खैर, जब सारे गिले शिकवे खत्म हो गए तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा, आप लोग नए घर में क्यों नहीं रहते? यहाँ आकर क्यों फिर से आबाद हो गए हैं? ये सुनते ही अम्मा के चेहरे पर दुख की परछाइयां लहराने लगी। बस बेटा, क्या बताऊं, तुम तो जानते हो, शादी के बाद बच्चों को आजादी चाहिए होती है, और फिर अनम यही चाहती थी कि हम लोग अलग घर में रहें। उसने हमें घर से निकाल दिया था, और सुहेल तो भीगी बिल्ली की तरह मुंह छुपाता फिर रहा था। वो बीवी के सामने कुछ नहीं कर सका था। अम्मी की मायूसी देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। सोचा नहीं था कि अनम इस कदर तल्ख और सख्त मिजाज की निकलेगी कि मेरे माँ बाप को अपने घर से ही निकाल देगी। अम्मा, आप लोगों ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कहते बेटा? उसने तो आसमान सर पर उठा रखा था। एक दिन सुबह सुबह वो शोर करने लगी, कहने लगी, मुझे अपनी सास पर शक है कि ये घर का पानी बंद कर देती है। भला बताओ बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना कहाँ दम था कि तीसरी मंजिल पर जाकर पानी की टैंकी बंद करूं। वो बात बात पर झगड़ा करती थी। सुहेल भी उसी का साथ देता था। बस बेटा, दिलों में बदगुमानियां आ जाएं तो ऐसा ही होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अनम के साथ कोई और मसला है, तभी उसने हम लोगों को वहां नहीं रहने दिया। अम्मी की बात सुनकर मैं मामले की तह तक पहुंच गया था। यकीनन अनम किसी और ही चक्कर में होगी, तभी तो उसने अम्मी और अब्बा को घर से निकाला था। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला था और मुझसे नाम तक न पूछा कि मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, तो इस बात से यही साबित होता था कि अनम जरूर कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी खबर वो घर वालों को नहीं लगने देना चाहती थी। मैंने सोचा कि अब मैं कुछ दिन वहीं रहूंगा, ताकि अंदाजा लगा सकूं कि आखिर अनम की इस अजीबो गरीब तब्दीली का सबब क्या है। अगले दिन मैं सुबह सुबह भाई के घर गया। दरवाजा आज फिर अनम ने ही खोला था। रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा तो हैरान रह गया। उसका मुंह सूजा हुआ था और हाथ पांव भी मोटे मोटे लग रहे थे। वो खुद भी फूली हुई थी। हालांकि पिछली रात मैंने उसे देखा था, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। उसकी ये हालत मुझे हैरान कर रही थी। खैर, मैं अंदर आ गया। मैंने देखा वो किचन में नाश्ता बना रही थी।
میں نے اسے کچھ نہ کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ انم سارا دن کرتی کیا ہے، اور میرے بھائی تو بڑے ہی دلیر آدمی تھے، وہ کیسے ایک عورت کی مٹھی میں آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی اور پرشکوہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بڑے مان اور ادا سے بولی، تم میرے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کھاؤ گے کیا؟ کل بھی بنا کھانا کھائے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا میں ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ تب وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے کیوں بیٹھی ہے۔ اچھا سنو، میں نے تمہارے بھیا کے لیے ملک شیک بنایا ہے، تم وہ پیو گے؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ نہیں بھابھی، میرا دل نہیں کر رہا۔ نہیں، میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، انم نے یہ کہا اور ملک شیک لینے چلی گئی۔ میں اس کی بات پر شک میں پڑ گیا۔ آخر وہ مجھے کھانا کھلانے اور ملک شیک پلانے کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ میں دبے قدموں میں انم کے پیچھے گیا۔ میں نے دیکھا وہ دودھ میں کیلے ڈال کر ملک شیک بنا رہی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈبی سے کچھ نکالا تھا جسے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد یقیناً وہ اس ملک شیک میں ملانے والی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اور اچانک وہ ڈبی سامنے پھینک دی اور ملک شیک گلاس میں ڈال کر میری طرف آ گئی۔ لیکن میں اس کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اس نے کیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آیا تھا کہ انم چاہتی ہے کہ میں سو جاؤں تاکہ وہ اپنا دن آزادی سے گزار سکے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں آج ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے مجھے نیند آئے، بلکہ سارا دن جاگ کر گزاروں گا۔ رات کو تو بھیا گھر آ جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ دن کے کوئی 11 بجے ہوں گے کہ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے دھڑم کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نوٹ نہ کیا، پھر جب مجھے شک ہوا تو میں باہر بھاگ آیا۔ دیکھا تو انم کچن کے دروازے کے آگے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت پھول چکے تھے، اس کا چہرہ تو جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور مجبوراً ہاسپٹل لے گیا۔ اس وقت بھیا کو کال کرنا فضول تھا، وہ اس وقت آفس میں ہوتے تھے، انہیں آنے میں 1 گھنٹہ لگ جانا تھا، اس لیے میں انم کو ڈاکٹر کے پاس خود ہی لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب انم کی حالت دیکھی تو اسے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر دیا۔ میں 3 گھنٹے بے یقینی سے باہر ٹہلتا رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت ڈانٹا، آپ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ غالباً وہ مجھے اس کا شوہر سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ہم تو ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، آخر اس حالت کی وجہ کیا ہے؟ تب ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت زیادہ نمک کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں پانی بھر گیا تھا، اور اس پانی کی وجہ سے جسم وقتی طور پر پھول جاتا ہے۔ اگر مریض دیر کر جائے تو پھر اس کے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گردے ناکارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کی بات سن کر بڑا عجیب سا لگا تھا۔ یہ کیا پاگلوں والی حرکت تھی؟ انم کو آخر نمک کھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیا وہ اپنی جان کی دشمن بن گئی تھی، یا پھر یہ صرف اس کی چال تھی؟ میں دل میں سوچنے لگا، مگر میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ خیر، انم کی حالت کافی خراب تھی، اس وقت اس سے کوئی بات کرنا بالکل فضول تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ انم سے اس وقت کوئی بات چیت ایسی مت کیجیے کہ اسے کسی قسم کی پریشانی ہو۔ ہاں، البتہ ہم انہیں شام کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ انم کے ہوش میں آنے کے بعد میں نے فون کر کے بھیا کو بتایا کہ اس طرح بھابھی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں انہیں ہسپتال لے گیا تھا۔ بھیا کافی فکر مند ہوئے، اسی وقت گھر آ گئے۔ میں نے کہا آپ بے شک واپس چلے جائیں، آپ کے آفس میں آپ کی ضرورت ہوگی، میں امی کو کال کر کے بلا لیتا ہوں، ہم خود بھابھی کا خیال رکھیں گے۔ بھائی کافی مطمئن ہو گئے اور اپنی بیوی سے مل کر واپس چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں آفس میں بہت ضروری کام ہے، وہ شام کو ہی گھر واپس آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اماں اور میں بھابھی کے کمرے میں بیٹھے ہی تھے۔ اماں کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح اپنی بہو کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر میں جانتا تھا کہ انم اب کافی زیادہ بدل گئی ہے، اور شاید اس محبت کے قابل بھی نہ رہی ہو جو کبھی میرے دل میں اس کے لیے ہوا کرتی تھی۔ لیکن دشمن بھی بیمار ہو تو اس کے ساتھ سلوک اچھا رکھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کمرے سے باہر گئیں، میں بھی کمرے سے نکلنے ہی والا تھا۔ ہم دونوں نے انم کو آرام کرنے کا کہا تھا، تب میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر ایک پرچہ پڑا تھا جسے دیکھتے ہی میں چونک گیا۔ میں نے پرچہ اٹھا کر پڑھا تو اس میں مختلف قسم کی ہدایات لکھی ہوئی تھی، جس میں خاص کر نمک کے خاص استعمال کا ذکر تھا۔ میں نے انم کی طرف دیکھا، وہ شاید نظریں چرا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچہ دیکھ کر
वो रोने लगी थी। मैंने कहा, अनम ये क्या है? क्या तुमने जानबूझकर अपने आप को नुकसान पहुंचाया है? तुम्हें पता था कि नमक के इस्तेमाल से क्या होता है? अगर नहीं पता था तो फिर जिसने तुम्हें ये हिदायत लिखकर दी हैं, उसने क्यों लिखकर दी हैं? वो कौन था? मेरा बदला हुआ लहजा देखकर अनम रोने लगी थी। मुझे उसका रोना उस वक्त जहर लग रहा था। मैं कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उस पर्चे को उलट पलट कर देखने लगा। फिर कुछ समझ न आया। अम्मा को वो पर्चा दिखाया। अम्मा पर्चा देखते ही कहने लगी, बेटे ये तो किसी ने तावीज बनवाया है और इस तावीज को दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अम्मा उस तावीज का अनम से क्या ताल्लुक है? वो ये क्यों इस्तेमाल करती है? क्या भैया का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है? मैंने कहा, लेकिन अम्मी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कहने लगी कि अनम का रवैया शुरू से ही भाई के साथ अच्छा नहीं था। मैं भी चुप हो गया। मैंने सोचा कि अब इस मामले से खुद को अलग ही कर लिया जाए तो अच्छा है। अगले दिन अनम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझे लगा शायद वो भाई के बारे में कोई बात करेगी, लेकिन उसने जो बात कही वो मुझे हैरान कर गई। कहने लगी, तुम शायद समझते हो कि मैं वो लम्हात भूल गई हूँ जिसमें तुमने मुझसे मोहब्बत के वादे और जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसमें तुमने मुझसे कहा था कि मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे शादी करने आऊंगा। तुमने तो शायद वो बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे दिल की लगन बन गई थी। मैं तो तुम्हें दिल से लगाए बैठी थी। फिर माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई के साथ कर दी। इस मामले में तो कुछ ना कर सकी, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को बता दिया था, मगर उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। फिर मेरा दिल किसी और को इख्तियार देने के काबिल ना रहा था। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत उस वक्त तक बस चुकी थी जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे भाई से की। यहाँ आकर मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शादी की रात जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल अनोखे अंदाज में धड़कने लगा था, और फिर वो दिल किसी और के लिए ना धड़क सका। मुझे तुम्हारी माँ पर बहुत गुस्सा था। मेरे अंदर इंतकाम की आग जलने लगी थी। मैं काले इल्म और तावीज़ों के चक्कर में पड़ गई थी। मैंने काला इल्म करवा कर सुहेल को अपनी मुट्ठी में कर लिया। फिर मैं तुम्हारी माँ पर जुल्म करती थी, अपना बदला इसी तरह से लेती थी। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे माँ बाप को इस घर से निकाल दिया। सुहेल सब कुछ देख रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सका था। मैंने उसे इल्म के जरिए बांधा हुआ था। मैं किसी भी तरह तुम्हें हासिल करना चाहती थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर मैं एक और अमल करूं तो तुम मुझे मिल जाओगे, तुम घर वापस आ जाओगे। ये अमल नमक से किया जाता था। मैं तुम्हारा पुतला बनाकर उस पर नमक जलाती थी और कुछ नमक मुझे खाना होता था। और देखो, मेरे ये अमल की ही तो ताकत थी कि तुम घर वापस आ गए हो। मैंने तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम कौन हो। मैं जानती थी कि तुम आ जाओगे, और मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। तुम मेरी वाहिद मोहब्बत हो, पहली और आखिरी। देखो, इसीलिए मेरी औलाद भी पैदा नहीं हुई। अब मैं तुम्हारे भाई से तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। या खुदाया, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैंने सोचा कि मैं इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके कैसे अपने माँ बाप को या खुद को खुश रख सकता हूँ। फिर एक लड़की से ये वादा कर लिया कि उसे शादी करने आऊंगा, और उसे यूं भुला दिया जैसे मैं उसे जानता ही ना हूँ। मैंने उससे बात तक ना की, मगर क्या करता, अब मेरे बस में कुछ ना था। बस उस दिन मैंने अनम से चेहरा फेर दिया। मैंने कहा, अब तुम मेरी भाभी हो और मेरे भाई के साथ निकाह के बंधन में बन चुकी हो। रही बात तावीज़ों की या काले इल्म की, तुम चाहो जितने मर्जी मुझ पर करवाओ, मेरा इन बातों पर कोई यकीन नहीं है। मैं अल्लाह ताला का कर्ब हासिल कर चुका हूँ। शायद तुम्हें समझाना मेरे नसीब में था। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है। तुम भी अल्लाह से डरो। ये जो तुम कर रही हो, इसका ठिकाना सिर्फ जहन्नुम है। दुनिया में भी तुम कुछ हासिल नहीं करोगी, और आखिरत में भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मेरे माँ बाप से माफी मांग लो, और मेरे भाई की कदर करो। उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। और मैं भी वापस जा रहा हूँ और अपनी शादी करके अपना घर बसा लूंगा। तुम भी सब कुछ भूल जाओ, इसे किस्मत का लिखा समझो। ये कहकर मैं कमरे से निकल आया था। उस दिन के बाद से मैं अपने भाई के घर नहीं गया था। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। मैंने शादी कर ली है। अनम को भी अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी थी,
اس نے توبہ کر کے میرے ماں باپ سے معافی مانگ لی تھی۔ آج وہ سب اکٹھے رہتے ہیں، مگر میں اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں رہتا ہوں۔ آخر کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی تھی۔ میرے ساتھ رہنے سے حالات پھر سے خراب ہو سکتے تھے، اس لیے میں یہاں اور میرے گھر والے وہاں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔